नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम यहाँ पर हर दिन 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और सिर्फ सिंपली इन 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो उससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है वो हम कवर करते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कुछ सेंट ट्रिक्स। सेंट ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं है, बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है। जो भी बच्चे स्टार्टिंग से इन क्लासेस को देख रहे हैं, तो अब तक उन्हें समझ में आ गया होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना। क्योंकि अगर आप इसे समझ जाते हैं, तो बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि क्वेश्चन में से आप एलिमिनेट करके आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस आपको देखने को मिलती है, एंड दोपहर 2:05 पर ये वीडियोस अपलोडेड आपको मिल जाती है। आज है डे नंबर 85। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आज से पहले हमने क्या किया है। हमने 2014 से लेके 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया। अभी हमने डे नंबर 82 से स्टार्ट किया था 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, एंड आज है डे नंबर 85, जहां हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से, इसी 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन नंबर 46 से 60 तक। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। बस पेन चेंज कर लेता हूं मैं। अगर किसी को भी मेरी स्पीड स्लो लगती है, तो वो वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 की स्पीड पे करके देख सकता है। ठीक है, अब देखो, हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको 10 सेकंड्स दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि मतलब आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। उससे क्या होगा कि मेरे लिए आपको चीजें समझाना ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। और आपका क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप जज कर पाएंगे कि जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो आपने सोची थी या नहीं सोची थी। ठीक है, एंड लास्ट में 15 क्वेश्चंस होने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है कि ये जो ऊपर आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हैं, या मैं बोलूँ कि यहाँ पर आपको आंसर दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन से हैं जिसको हम फीड स्टॉक की तरह यूज कर सकते हैं। फीड स्टॉक की तरह यूज कर सकते हैं, ताकि हम एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना पाए। ठीक है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज बताई है। आपको सिर्फ इतना देखना है, क्या इनमें से कोई भी एक चीज है जिसे 0.0000001% भी चांस है, पॉसिबल है कि वो हो सकता है। अगर इतने से भी चांस है ना, तो भी आप उसे अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो 10 सेकंड दे रहा हूं, सोच लो, समझ लो, देन वी विल सी क्या सही है और क्या गलत है। चलिए। ओके, देखिए, अब फीड स्टॉक को यूज कर रहे हैं। फीड स्टॉक का मतलब है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं किसकी, बायोफ्यूल की। अब इतने टाइम से इतने न्यूज में तो आ रहा था, तो क्वेश्चन तो बनना ही था इसके ऊपर। तो बायोफ्यूल से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब आपको पता है बायोफ्यूल में, अगर आपको बायोफ्यूल बनाना है तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें ऐड किया जा सकता है। अब आपको यही ढूंढना था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला था कैन। उन्होंने नहीं बोला कि किसी एक पर्टिकुलर गाइडलाइन के हिसाब से बताओ, कुछ भी बताओ, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कैन। तो कैन में आ जाता है, अगर किसी भी चीज़ के 0.0000001% भी चांस है, तो उसे भी हम ऐड करेंगे। अब आपको पता है बायोफ्यूल को बनाने के लिए तो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू हो, कॉर्न ग्रेन हो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज हो, वुड मिल वेस्ट हो, सब यूज़ किया जा सकता है। बायोफ्यूल का सिंपल सा मतलब है वो चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होनी चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा सी होगा, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, बायोमास बायोफ्यूल का सिंपल सा मतलब है कि वो चीज बायोमास से बनी हुई हो। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो ये क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन में अगर आपको इतना पता है कि वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब हो सकता है और फिक्स्ड कैपिटल का क्या मतलब हो सकता है, तो बिना नॉलेज के भी आप इसे सॉल्व कर लेंगे। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ
नॉलेज और एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड पर ही नहीं बल्कि कॉमन सेंस पे बेस्ड है। अगर आप कॉमन सेंस लगा के इन दोनों को जोड़ के समझने की कोशिश करेंगे, तब भी आप समझ जाएँगे इसका आंसर, ठीक है? तो फिर भी मैं आपको कितना टाइम दे रहा हूँ? 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, सोच लो, समझ लो, देन वी विल सी क्या सही है और क्या गलत है। चलिए। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, है ना? सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, देखो, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल में बेसिक डिफरेंस क्या है? मान लो, आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक फैक्ट्री है, आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है? आपको यहाँ पे कोई सामान बनाना है, कुछ भी बनाना है, ठीक है? तो जो भी चीज़ उस सामान को बनाने के लिए यूज़ हो रही है, वो तो हमारी कैपिटल है। पर वर्किंग और फिक्स्ड में क्या डिफरेंस है? देखो, अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में इस प्रोडक्ट को बनाने में अगर कोई चीज़ खर्च हो जा रही है, अगर खर्च हो जा रही है, ठीक है? मान लो कि कोई भी चीज़ खर्च हो जा रही है, जैसे आप समझो आप एक क्लॉथ बना रहे हो। उस क्लॉथ में आपके पास क्या है? आपके पास एक तो मशीन है उस क्लॉथ को बनाने के लिए और एक कोई भी फैब्रिक है। वो फैब्रिक इस क्लॉथ को बनाने में यूज़ हो जा रहा है, ठीक है? खत्म हो जा रहा है, ठीक है? तो वो क्या होगा? वो वर्किंग कैपिटल होगी कि उसको यूज़ करके वो पर्टिकुलर क्या बनाया जा रहा है? वो सामान बनाया जा रहा है और उसमें वो पर्टिकुलर चीज़ खत्म हो जा रही है। बट वहीं पर वो मशीन है, इसकी हेल्प से भी तो बनाया जा रहा है, पर वो मशीन तो खत्म नहीं हो रही। उस मशीन को बस क्या किया जा रहा है? ऑन द स्पॉट यूज़ किया जा रहा है, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाते हुए खर्च नहीं हो जा रही, ठीक है? तो ये डिफरेंस है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल खर्च हो जाती है कोई भी सामान बनाते हुए और फिक्स्ड कैपिटल खर्च नहीं होती, उससे आप दूसरा सामान बार-बार बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, फार्मर का जो प्लग है मतलब कि आपने उस वो देखी है ना कुल्हाड़ी देखी है, उसकी बात कर रहे हैं। कुल्हाड़ी क्या खोदते-खोदते खर्च हो जाती है? नहीं। तो वो वर्किंग कैपिटल कैसे हो सकती है? वो क्या होगा? वो फिक्स्ड कैपिटल होगा। अभी मैं थोड़ा बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ और यहाँ पर पैरेट की आपको आवाज़ आ रही होगी, है ना? पीछे से। कोई बात नहीं, आई होप ज़्यादा परेशान ना करी हो आपको ये आवाज़। अब देखो ज़रा, ऐसी कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आप यूज़ कर रहे हो पर क्या कंप्यूटर खर्च हो जा रहा है? नहीं हो रहा। तो ये फिक्स्ड कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। फिर यार्न यूज्ड बाय द वीवर्स, ये फिक्स्ड कैपिटल कैसे हो सकती है? यार्न को तो जब आप यार्न से कुछ बना रहे हो तो यार्न तो खर्च हो जा रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? ये वर्किंग कैपिटल है। क्या है? वर्किंग कैपिटल है। वहीं पर पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल क्या वर्किंग कैपिटल है? बिल्कुल, जब इसको यूज़ कर रहे हैं, खर्च हो जा रहा है, ठीक है? तो ये सिंपल सी भाषा में, एक देसी सी भाषा में मैंने आपको बता दिया फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो ओनली 2 जो होगा, वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी बुकिश लैंग्वेज वाली जो डेफिनिशन है, वो मैंने यहाँ पे ऐड करी है, जो आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगा जो मैंने समझाया उसे ही बार-बार सुन लेना, याद हो जाएगा। उससे आसान कुछ भी नहीं है ना? कई बार ऐसा होता है बुकिश लैंग्वेज को पढ़कर समझना मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन जब कोई भी चीज़ हम देसी भाषा में आसानी से समझ लेते हैं, तो वो हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था वैसे मैं इसमें आपको 10 सेकंड्स दे देता हूँ, बट ये क्वेश्चन ना डायरेक्टली इनमें से एक चीज़ है उसकी डेफिनेशन है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जो करंट अफेयर्स बेस्ड था। ठीक है? करंट अफेयर बेस्ड में आपको पता है ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो इसका आंसर है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं और इस टाइप की स्टेटमेंट्स, इस टाइप के फैक्ट्स जो हैं, जो मुझे पता है कि आ सकते हैं, वो मैं करंट अफेयर्स जो मंथली करंट अफेयर सेशन है हमारा, उसके पॉइंटर्स में ऐड कर लेता हूँ। तो जो भी बच्चे क्लास को देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो पॉइंटर्स के लिए पीडीएफ प्लीज़ मुझसे ले लेना। ठीक है? क्योंकि उन पॉइंटर्स में ऐसी चीज़ें मैं डायरेक्टली एक स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। एक ही पेज में उसमें कम से कम 5 पॉइंटर्स होते हैं। तो वो पॉइंटर्स अगर आप पढ़ जाओगे तो ऐसे जो है, ऐसे आप स्टेटमेंट कर पाओगे। सिर्फ़ 5 नहीं होते, बस मैं एक पेज पे बता रहा हूँ, है ना? वैसे हर महीने के कम से कम 60 टू 65 पॉइंटर्स होते हैं। अगर आप उसे पढ़ जाएँगे और जो मैं क्वेश्चन्स करवा रहा हूँ वो आप कर जाएँगे, तो आपका काम हो जाएगा करंट अफ़ेयर्स का, आपको कुछ करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूँ एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो अपने जो रिसोर्सेज़ हैं उनको जिसे मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कम रखो और बार-बार पढ़ो, ठीक है? और उतनी ही चीज़ें पढ़ो जितनी इम्पोर्टेंट है। अब देखो ज़रा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स
phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users। बस यहीं पे इसका आंसर था। ठीक है। तो अब क्या है कि ये डायरेक्ट डेफिनेशन है किसकी, मेटावर्स की। अब आप बोलोगे कि क्या कोई इसमें ट्रिक कर सकते हैं, क्या कोई एप्टीट्यूड लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ये प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता ये किसकी डेफिनेशन है तो आप इसे नहीं कर सकते। ठीक है। वैसे भी बिग डेटा एनालिटिक्स और क्रिप्टोग्राफी को तो आप साइड कर देते, क्योंकि इसमें कुछ भी उससे रिलेटेड है नहीं। बस दो में आप थोड़ा सा मतलब कि परेशान हो सकते थे। वर्चुअल मैट्रिक्स में इसलिए होते क्योंकि यहाँ पे 3D वर्चुअल वर्ल्ड लिखा है, तो शायद आप इसके लिए परेशान हो सकते थे। बट वही बात है कि नॉलेज तो सुप्रीम है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जिसको नॉलेज है, जिसने पढ़ाई करी है, वही ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ द बुक था, ये करंट अफेयर्स में था इसीलिए आया। ठीक है, अब देखो जरा। विद रेफरेंस टू द रूल या फिर रूल्स इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। दिस वाज, मैं बोलूंगा कि थोड़ा मॉडरेट से हार्ड लेवल की तरफ ये क्वेश्चन था। प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर से लिंक किया, उस टाइम पे ये न्यूज़ में था इस वजह से पूछ लिया गया। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि नॉलेज बेस्ड ही क्वेश्चन है। आप इसे किसी भी तरीके से ऐसे नहीं कर सकते कि अगर आपको एप्टीट्यूड लगा कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं दे रहा हूँ 10 सेकेंड्स, थोड़ा पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। चलिए। ओके। अब देखो यार, कुछ लोग ना आपसे क्या कहते हैं कि आपको ऐसा दिखा कि मतलब चलो उस चीज़ को हम बाद में बात करेंगे। एक आगे एक क्वेश्चन आएगा, उसमें उस चीज़ को मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, तो इसे देखते पहले। बोला गया है देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया। अब एक बात बताओ, अगर कोई भी कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो कोई भी नहीं पहुंच जाएगा ये काम करने। खुद सोचना, फॉरेन बैंक कोई भी आगे फिर ये काम करने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हर चीज के लिए रखी हुई होती है, और इसके लिए भी रखी थी। इसमें एक्चुअली जो है वो है ₹5 बिलियन। ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, खुद सोचो यार, अगर नहीं होगी तो कोई भी आके खोल लेगा, फिर क्या फायदा है ना? तो एक बैरियर तो सेट करना पड़ेगा ना कि जिसके पास इतना पर्टिकुलर पैसा होगा वही आके यहाँ पे खोल पाएगा। क्यों? ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी आके खोल लेगा, ठीक है, तो फिर अगर उसके पास पहले से कैपिटल नहीं है, और फिर तो हमारे यहाँ पे आके वो एनपीएस क्रिएट कर देगा। अगर एक बात समझो, अगर उसके पास पैसा नहीं है और यहाँ पे आके कोई भी लेंडिंग स्टार्ट कर देता है, वो कहीं और से लेके ही तो लेंड करेगा, और कहाँ से लेके लेंड करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। ठीक है, इन चीजों के लिए। तो ऐसी स्टेटमेंट आगे जाके भी कहीं दिखे ना तो समझ जाना, अपने दिमाग में क्वेश्चन लाना, ऐसा क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये गलत है। फिर ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है, इसको गलत करना वॉज डिफिकल्ट, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है पर आधी सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है पर आधी सही है। ये बोला गया कि होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया, किसकी? फॉरेन बैंक्स की। एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल प्लस। एक और रिक्वायरमेंट थी जो रिक्वायरमेंट इसमें लिखी नहीं गई थी, बट फिर भी यूपीएससी ने ये बोला कि क्योंकि ये रिक्वायरमेंट आधी दी गई थी इसलिए गलत थी। ठीक है, तो इसमें एक और रिक्वायरमेंट थी कि 1/3 जो होंगे ना बोर्ड मेंबर्स, 1/3 जो होंगे बोर्ड मेंबर्स, वो इंडियन नेशनल होने चाहिए। वो इंडियन नेशनल होने चाहिए। तो ये दो रिक्वायरमेंट जब पूरी होगी, तब जाके वो इंडिया में आकर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी अपनी खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए नीदर वन नीदर टू जो है, नॉट टू जो है, वो इसका राइट आंसर होगा। बट हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्डर साइड पे था, बट चलो कोई बात नहीं।
ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं वही बात बोलता हूँ कि यार देखो 100 क्वेश्चंस है, उसमें से 10 टू 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शायद आप ना कर पाएँ, ठीक है? बट बाकी 85 क्वेश्चंस हैं, उनमें अपना मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करो, ठीक है? चलिए, जो मैंने आपको बताया ना, जैसे 5 बिलियन जो है वो सेट किया गया है, वो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लस ये जो मैंने बताया 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स आर इंडियन नेशनल्स, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही साथ तो ये भी वहाँ पे लिखी नहीं गई थी, इस वजह से वो स्टेटमेंट गलत हुई है, बट वो स्टेटमेंट आधी सही थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कोई मतलब आउट ऑफ द बुक्स नहीं पूछा गया या आउट ऑफ द ब्लू नहीं पूछा गया कि कहीं से भी पूछ लिया गया, ऐसा नहीं था। देखो क्या हुआ गया था, 2024 का ये पेपर है, तो 2014 में इसे मैंडेट किया था और इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन गया था जिसने सीएसआर रूल्स को मैंडेट किया था अपनी कंट्री के अंदर अंदर कब? 2014 में, 2014 में। तो इसको 10 साल पूरे हो गए थे, 10 इयर्स पूरे हो गए थे, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी ये पूछ दिया और आउट ऑफ द बुक कहीं से भी इस चीज़ को ले आए एकदम से, ऐसा नहीं था, ठीक है? रीज़न था, हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है और ऐसे ही रीज़न्स को समझ के मैं मंथली करंट अफेयर्स के सेशंस लेता हूँ, ठीक है? तो इसलिए जो मैंने वहाँ पे चीज़ें ऐड करी हैं, जो भी उसे पढ़ रहा है, वो अच्छे से पढ़े उन्हें, ठीक है? आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, CSR rules specify that expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activity। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, ये बात ठीक है। अगर ऐसा होगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते वो उस उन जगह पर खर्चा करे जहां से उनकी कंपनी को डायरेक्टली फायदा हो या उनके एम्प्लॉयज को फायदा हुआ, तो फिर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसा पूरा कर रहे हैं? वो तो कर ही नहीं रहा उसको पूरा। समझे इस चीज़ को? तो इस वजह से ये बोला गया कि उस रूल्स में लिखा है कि जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, उनसे उनके कंपनी को या फिर उसके कंपनी के एम्प्लॉइज़ को डायरेक्टली कोई भी फ़ायदा नहीं होना चाहिए, सोशली फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है? इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ये वर्ड्स में हटा रहा है। हाँ जी। अब देखो आगे लिखा गया, CSR rules do not specify minimum spending on CSR एक्टिविटीज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं है? आप खुद सोचो, मैं एक रूल बना रहा हूँ और अगर मैं एक बैरियर सेट नहीं करूँगा तो कोई उसे मानेगा क्यों? कल को तो कोई ये बोलेगा कि लो जी मैंने ₹1 स्पेंड करे हैं, मैंने तो करे हैं, लेकिन ₹1 स्पेंड करने से कुछ होगा जिनके प्रॉफिट करोड़ों में है? ऐसा नहीं होगा कुछ भी। तो इसलिए बोला गया कि एक मिनिमम स्पेंडिंग सेट करी गई, बोला गया आपको 2% स्पेंड करना पड़ेगा ऑफ देयर नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट कितने साल का होना चाहिए? ऑफ 3 इयर्स, ऑफ लास्ट 3 इयर्स, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट दी गई होती है, अपने दिमाग में खुद क्वेश्चन बनाया करो कि पॉलिसी मेकर्स क्या इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? ठीक है? ये अपने दिमाग में क्वेश्चन डाला करो। तो राइट जो इसका आंसर है वो क्या है? 1 ओनली। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सारी चीज़ें ऐड करी हैं। मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। बाकी जब आपको भाई पढ़ लेके टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मिलेगी, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है? ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंडर, या फिर मैं बोलूँ कि उससे मैंडेटेड है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर की है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज़ एक्ट के अंदर आता है, तो इसको भी कंपनीज़ एक्ट के अंदर रखा गया है। बोला गया है कि मिनिमम 2% की आपको स्पेंडिंग करनी पड़ेगी ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 इयर्स। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ये ऐसा क्यों कहा जाता है और कहाँ पर इनको स्पेंडिंग करनी होती है? इनको स्पेंडिंग करनी होती है नेशन बिल्डिंग में, फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पॉवर्टी एलिवेशन में। एलिवेशन, ये ए वाला एलिवेशन है, इसका मतलब होता है कम करने में। एजुकेशनल सेक्टर में या फिर हेल्थ केयर सेक्टर में, यहाँ पर इनको क्या करनी है? अपनी स्पेंडिंग करनी है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। यही चीज़ें इलैबोरेट करके यहाँ पे नीचे लिखी गई है। बस एक चीज़ पढ़ लो कि इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू मैंडेट सीएसआर, और ये इन्होंने कब किया था? 2014 में किया था, याद रखना। ठीक है? 10 साल पूरे हो गए थे, इसलिए क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो था, ये सर पैर के बिना का क्वेश्चन था।
ठीक है, क्यों? यूएसए से रिलेटेड ये चीज़ पूछी गई थी और ये क्वेश्चन आउट ऑफ द ब्लू आने वाला क्वेश्चन था, ठीक है? तो कोई बात नहीं, मैंने फिर बोला ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं, तो ज़्यादा लोड नहीं लेनी है, ठीक है? अगर आपने कहीं पढ़ा है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बोला गया, इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर टू डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स डेट, holders of the US Treasury bonds will not be able to exercise their claim to receive payment। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि आपको वहां पर जो देखने को मिलेंगे ना, कि वहां पर जो डेट है उसकी कोई बैकिंग नहीं है, उसकी कोई बैकिंग नहीं है, कोई भी हार्ड एसेट्स उस डेट को बैक नहीं करता, और इस वजह से वहां के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स को जो जिन्होंने होल्ड कर रहे हैं ट्रेजरी बॉन्ड्स को, अगर वहां पर वो डिफॉल्ट कर जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो वो बैंक है, ठीक है? तो वो क्या है कि वो अपने क्लेम को एक्सरसाइज़ नहीं कर पाएँगे कि हमें हमारा पैसा वापस दो, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है? बट फिर भी वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मतलब कि यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स को लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? क्योंकि फेथ है गवर्नमेंट पे कि कोलैप्स नहीं करेगी, हमारा पैसा हमें मिलेगा, ठीक है? तो ये बात जो है वो सही थी, बट हाँ, ये स्टेटमेंट थोड़ी एक्सट्रीम लग सकती थी, इस वजह से बहुतों के क्वेश्चन गलत हुआ था। बट कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं कई बार आपका सर घुमाने के लिए एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा ए। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है वही जो है जो सेकंड स्टेटमेंट दी गई है वही उसका राइट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट स्टेटमेंट का, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सिंडिकेट स्पेंडिंग, ठीक है? लेंडिंग, सॉरी। अब देखो क्या था, ये क्वेश्चन क्या कर दिया, ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया यूपीएससी ने, ठीक है? अब उनकी मर्ज़ी है, वो कुछ भी कैंसिल कर सकते हैं, है ना? तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार कैंसिल हुए थे इस 2024 के पेपर में। तो हमें ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन स्किप कर देना है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है प्रैक्टिस करना, हमारा काम है समझना, हमारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर से आउटपुट निकालना, ठीक है? तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया सिंडिकेट लेंडिंग। अब ऐसा हो सकता है ना कि एक बार उन्होंने क्वेश्चन कैंसल करा, तो फिर से सिंडिकेट लेंडिंग पे कोई और क्वेश्चन बना के सामने ले आए। तो हमारा क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव इधर ये है, हमारा एम ये है कि हम सिंडिकेट लेंडिंग को पढ़ लें कि ये क्या होता है, ठीक है? तो अब देखो सिंडिकेट लेंडिंग जो है, इसका मतलब है, सिंडिकेट का मतलब ही क्या होता है? बहुत सारे लोग आपस में आ रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है? जैसे आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे आपको देखने को मिलते हैं, वैसे ही सिंडिकेट लेंडिंग है। बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और किसी एक को लोन दे देते हैं, किसी एक को लोन दे देते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है कि अब अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है, अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है, तो इस केस में क्या होगा, जो लॉस होगा वो सब में बँट जाएगा, वो किसी एक के ऊपर नहीं आएगा। ये सिंडिकेट लेंडिंग का फ़ायदा होता है, ठीक है? तो कोर पर्पस क्या है? कोर पर्पस ये है कि स्प्रेडिंग रिस्क अमंग द मल्टीपल लेंडर्स एन्श्योर इफ द बोरोवर डिफ़ॉल्ट्स, है ना? कि अगर बोरोवर डिफ़ॉल्ट करता है, तो जो रिस्क है वो सब में बँट जाएगा, ठीक है? कोई भी सिंगल लेंडर जो है, वो फेस नहीं करता फुल लॉस, ओके? अब इतना ही इसमें जानने के लिए था, इम्पोर्टेंट था, बट इसे याद रखना कि जो ये लेंडिंग है, इट कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट। एक लोन हो सकता है कि इतने टाइम के लिए लोन दे रहे हैं, या फिर एक क्रेडिट फैसिलिटी भी हो सकती है, ठीक है? ये कैसे भी हो सकता है, ठीक है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, बट आपको सिंडिकेट लेंडिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये क्यों मतलब सामने देखने को आया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो आप इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी कंपेयर कर सकते हो, बट दोनों में डिफरेंस है, ओके? अब देखो, ये क्वेश्चन है डिजिटल रूपी के ऊपर। अब ये डिजिटल रूपी ना आपको 2022 के एंड में देखने को मिल गया था, एंड में। तो आप इसे मान सकते हो 2022 और 23 में। बट 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2024 में पूछ लिया डिजिटल रूपी के बारे में, ठीक है? तो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो, समझ लो, फिर हम देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। चलिए। चलिए, अब देखिए ज़रा, यहाँ पे लिखा गया है, जो ये डिजिटल रूपी है, ये एक सोवर्जियन करेंसी है इश्यूड बाय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया
इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो ये क्वेश्चन ना नॉलेज से भी कर सकते थे, एप्टीट्यूड से भी कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही इस तरीके से बनाए गए थे। ओके, अब वैसे भी यार डिजिटल रुपी है, रुपी को डिजिटल वे में रखा जा रहा है, कौन ही रखेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रखेगा, और किसके पास इतनी पावर है? किसी के पास भी नहीं है। करेक्ट। इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआईज बैलेंस शीट। कोई भी करेंसी है, कोई भी करेंसी है, वो एज अ लाइबिलिटी ही शो होती है, वो एज अ लाइबिलिटी ही शो होती है आरबीआई के बैलेंस शीट में, चाहे वो डिजिटल रुपी हो या फिर वो कोई हार्ड एसेट हो, एसेट कह रहा हूँ, कोई भी फिजिकल करेंसी हो, सब जो है वो क्या है, वो एज अ लाइबिलिटी ही शो होते हैं। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। ये एप्टीट्यूड है। खुद सोचो, क्या अभी आप जो करेंसी यूज करते हो, रुपी की करेंसी, फिजिकल करेंसी यूज करते हो, क्या वो इंश्योर्ड है अगेंस्ट इन्फ्लेशन? ये इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स थोड़ी हैं, ये तो करेंसी है, ये तो कभी भी इंश्योर्ड हो ही नहीं सकती इन्फ्लेशन से। तो जब हमारी हार्ड करेंसी नहीं है, फिजिकल करेंसी नहीं है, तो फिर डिजिटल रुपी को कैसे आप इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंश्योर कर दोगे? है ना? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये तो एप्टीट्यूड से ही आप गलत कर देते, और जब आप थर्ड गलत करते तो ये आपका वैसे ही गलत हो जाता। पहले 2 करेक्ट हैं, आपको चौथी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है? वैसे हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। बिल्कुल, डिजिटल रुपी है ना, बस कुछ नहीं हो रहा, जो फिज़िकल कैश है, जो फिज़िकल कैश है, जो कैश है, जो आपको करेंसी देखने को मिलती है, उसको उन्होंने डिजिटली प्रोवाइड किया है। तो जब अगर आप उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो 1:1 के रेशियो से वो कन्वर्ट भी हो जाएगा। 1:1 के मतलब क्या है कि 10 रुपए लोगे तो 10 रुपए आपको कैश मिलेगा। अगर 100 रुपए होंगे डिजिटल रुपी, तो वो 100 कैश में कन्वर्ट हो जाएँगे, 100 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएँगे। तो मतलब कि क्या है, 1:1 का रेशियो है, ठीक है? तो इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेज़ नहीं लगते हैं। तो ये बात भी करेक्ट है। 1, 2 एंड 4 जो है वो हमारा राइट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिजिटल रुपी के बारे में मैंने सब कुछ ऐड कर दिया था। वैसे तो उसके पीछे का रीज़न था वो क्यों पूछा गया, अब तो कोई नई चीज़ पूछी जाएगी। बट फिर भी आई होप मैंने ये इसलिए ऐड किया ताकि आपको चीज़ें के बारे में पता हो, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ पहले पूछी गई है तो अब आप उसे एकदम इग्नोर कर दो। नहीं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वैसे मैं बोल के बता देता हूँ, बट फिर भी मैं आपको टेक्स्ट इसलिए प्रोवाइड करता हूँ क्योंकि बाद में अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहें, ठीक है? तो आपके पास एक टेक्स्ट हो कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है? एक 2 चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, वो ये है कि एक होता है ईडब्ल्यू। याद रखना, डिजिटल रुपी को जो डिनोट करते हैं ना, वो इस तरीके से डिनोट करते हैं, मैं बता देता हूँ, इस तरीके से, ई के नाम से, ठीक है? तो ये जो ईडब्ल्यू है, इसका मतलब है ये तो रुपी हो गया, डिजिटल रुपी, और डब्ल्यू का मतलब है होलसेल, ठीक है? तो अगर ईडब्ल्यू की बात करें, जो डिजिटल रुपी होलसेल है, वो तो रिस्ट्रिक्टेड है टू सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? बट जो ईआर है, मतलब कि डिजिटल रुपी रिटेल है, वो पब्लिक एंड बिज़नेसेस के लिए अवेलेबल है, ठीक है? आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, बस यही बताना भूल गया था। अब देखो, ये क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री मैं आपको करवा चुका हूँ। कहाँ पे करवाई है? आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहीं पे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? प्लेलिस्ट में। वहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को देखा था, ठीक है? वहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को देखा था, ओके? अब वहाँ पे जब भी गौतम बुद्धा का कोई नाम आ रहा था, तो मैंने आपको बोला था भाई साहब इसे नोट कर लो, मैं उसे सर्कल भी कर दे रहा था कि इसको प्लीज़ याद रखना, कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आगे भी आप देखोगे, जैसे कि समझ लो कि गौतम बुद्धा है। अब बार-बार गौतम बुद्धा लिखकर उन्होंने बहुत क्वेश्चन बना लिए। क्या पता अगली बार वो क्वेश्चन को स्टार्ट ही शाक्य मुनि से या थागता से करें। ठीक है? तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ ना हो कि ये कौन नई पर्सनैलिटी आ गई, ये कोई नई पर्सनैलिटी नहीं है। ये दोनों ही नाम किसके हैं? ये दोनों ही नाम गौतम बुद्धा के हैं। नायपोता, नायपोता किसका नाम है? ये नाम है महावीरा का, महावीरा का। महावीरा आपको पता है कौन है? जैन तीर्थंकर है ना? इनके बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा कि गौतम बुद्धा का नाम क्या है? तो गौतम बुद्धा का जो नाम है वो शाक्य मुनि और थागाता के नाम से जाना जाता है। क्या यही नाम थे? नहीं, और भी नाम थे, वो सारे हमने एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर में कंप्लीट करे हैं। मैंने क्या किया है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसे करवाया है। क्लास 12th की एनसीईआरटी को करवाया है। क्या नाम है उस एनसीईआरटी का? थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है? उसमें मैंने उसमें 4 चैप्टर्स हैं, उन्हें मैंने 5 क्लासेस में कंप्लीट करवाया है।
अगर आप उन्हें पढ़ना चाहेंगे तो आप उन्हें 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे। आपका एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे तो तमिलनाडु एनसीईआरटी भी पढ़नी है, तो अगर आप उसे पढ़ने जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, अरे भाई मैंने तो इसमें से 90% पढ़ा हुआ है। समझे इस चीज़ को? तो इसीलिए उसको देख लो, ईज़िली समझ लो, फिर अगर आप चाहते हो कि आपको कोई और एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप जाके पढ़ लेना, ठीक है? बट आपका मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम पार्ट पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी ऐसा था देखो यार, इसमें ना चारों के बारे में आपको पता होने की ज़रूरत नहीं थी। 2 इनमें से बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, आप बेसिक अपनी एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं। 2 वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है? और उन 2 से ही आपका आंसर निकल जाएगा। 10 सेकंड दे रहा हूँ, थोड़ा-सा सोच लो, समझ लो, ठीक है? फिर हम देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। चलिए। चलिए, अब देखिए ज़रा चंद्रकेतुगढ़। अब देखो यार ये तो बार-बार एनसीईआरटी में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल है ना। आपको पता है ये कहाँ पे है, ये तो वेस्ट बंगाल में है यार, ओडिशा में थोड़ी है। ये तो बहुत फेमस भी है, ठीक है? ट्रेडिंग पोर्ट टाउन है ये, बिल्कुल सही बात है, थर्ड कॉलम ठीक था। उसके बाद इनाम गाँव है, ठीक है? वो बोला गया वो महाराष्ट्र में है और कैलियोलिथिक साइट है। क्या ये बात ठीक है? आपको पता है ये भी तो बहुत बेसिक है यार, ये भी तो बार-बार आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? आपकी एनसीईआरटीज़ में इनाम गाँव के बारे में, ठीक है? तो ये दोनों ही थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। आपको पता है 1 गलत है, ये चला गया। आपको पता है सेकंड करेक्ट आंसर मिल गया। आपको बाकी दोनों के बारे में नहीं भी पता होता तब भी आप इसे कर जाते। और जबकि ना बाकी दोनों इतने मतलब कि ये समझ लो कि आप इतने आसानी से इसे पढ़ते नहीं हो एनसीईआरटीज़ में, बट इन्हें तो पढ़ते हो, बार-बार आते हैं ये तो, ठीक है? तो इन्हें आप इनके थ्रू ये डूएबल था। तो इसलिए कहता हूँ कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो एकदम से एक्सट्रीमली मत सोचना कि एक्सट्रीम साइड पे कि यार इतने सारे हैं मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे 4 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, कैसे करूँगा? नहीं कर पाऊँगा, ऐसा मत सोचना। आप देखना कौन-कौन से आपको पता है कि आप उससे आंसर तक पहुँच पा रहे हो, ठीक है? अगर आप पहुँच जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुँचते तो कोई बात नहीं। पर आप ट्राई ज़रूर करना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डूएबल होते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन दिखता है, उतना ही आसान होता है उसे सॉल्व करना, ठीक है? अब देखो ये जो मानगदु आपको देखने को मिल रहा है, क्या ये केरला में है? बिल्कुल केरला में है। क्या ये मेगालिथिक साइट है? बिल्कुल है। ये सलीहुंदम जो है ये क्या आंध्र प्रदेश में है? क्या ये रॉक कट केव श्राइन है? ये आंध्र प्रदेश में तो है पर यहाँ पर कोई भी रॉक कट केव श्राइन नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पे स्तूपास भी देखने को मिलते हैं पर कोई केव श्राइन्स नहीं देखने को मिलती है रॉक कट केव श्राइन्स। तो इसीलिए ये गलत हो जाता है, ये सही हो जाता है 2-3 जो है वो हमारे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इनमें से तो आपको पता ही है क्या ये आंसर होगा, बहुत सिंपल है ये तो, है ना? Who of the following rulers of the medieval India gave permission to Portuguese to build a fort at भतकाल? ठीक है, भतकल। अब आपको मैं क्या दे रहा हूँ 10 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो, समझ लो, एक ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिससे रिलेटेड बार-बार, बार-बार, बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? और उन्हें ही बार-बार यहाँ पे लाके रखते हैं, ठीक है? तो वही इसका आंसर है, फिर भी 10 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो, समझ लो, फिर हम देखते हैं। चलिए। ओके, तो होता क्या है कि जो कृष्णदेव राया हैं 1510 में 1510 में एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी साइन करते हैं, किसके साथ करते हैं? अल्फांसो दे अल्बरकर्क्यू, ठीक है? इसके साथ साइन करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाया जा सके, ठीक है? और उससे क्या होता है ये पोर्तुगीज़ को फोर्ट बिल्ड करने देते हैं भतकाल में, ठीक है? भतकल में। तो कौन करने देते? कृष्णदेव राय। अब क्या है कि हमें ना क्या करना है, कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो थोड़ा-सा इनके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और इनसे बार-बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कहीं न कहीं से घुमा-फिरा के पूछ लेते हैं।
ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि ट्रेड रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए अल्फांसो दे अल्बुकर्क्यू के साथ 1510 में ट्रीटी साइन करी थी, जिसके चलते पोर्तुगीज़ को बिल्ड करने की परमिशन मिल गई थी फोर्ट कहाँ पे? भटकल में, ठीक है? अब ये बात तो समझ में आ गई, अब थोड़ा-सा कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ लेते हैं। ये थर्ड रूलर थे, कौन-सी डायनेस्टी के थे? आपको पता है जो विजयनगर एम्पायर है उसमें 4 डायनेस्टी थी, उनमें से जो तुलुवा डायनेस्टी थी उनके थर्ड रूलर कौन थे? कृष्णदेव राय। इनको और भी नाम से जाना जाता है जैसे आंध्र भोज, कन्नड़ा राज्य राम रमन्ना, मूरू रायरा गंदा। ठीक है? ये क्या है? जो यहाँ पे लिखा है किंग ऑफ थ्री किंग्स। ठीक है? इनके बारे में जो-जो इम्पोर्टेंट है सब याद करना है, सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी हेल्प कौन करते थे? इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, तिमारुसु। ठीक है? उसके बाद ये लिटरेचर में और आर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुझान रखते थे। तो इन्होंने कुछ लिटरेचर भी लिखा है जैसे कि अमुक्तमाल्यदा जो कि तेलुगु लैंग्वेज में था। ये अगर दोनों पूछे जाएँगे, ये तेलुगु और संस्कृत को इंटरचेंज कर देंगे, याद रखना। तो इसलिए याद रखना है जो अमुक्तमाल्यदा था, वो तेलुगु में लिखा गया था और जंबावती कल्याणम जो है, कल्याणम से ही समझ जाना संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है? इनके ही कोर्ट में अष्टदिग्गजात आपको देखने को मिलते हैं। ये कौन थे? ये 8 पोएट थे। कौन-सी लैंग्वेज के पोएट थे? तेलुगु लैंग्वेज के पोएट थे। ठीक है? ये एक वैष्णव थे। वैष्णव का मतलब क्या है? वैष्णवाइट को फॉलो करते थे। जो विष्णु भगवान हैं, उनकी पूजा करते थे। बट ऐसा नहीं है कि बाकी धर्मों को ये नहीं मानते थे। ये फॉलो करते थे प्रिंसिपल ऑफ धर्मा जिसमें ये हर एक सेक्ट को, हर एक धर्म को जिसे हम कहते हैं रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है? इनके टाइम पर आपको कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स भी देखने को मिले थे जैसे डोमिंगो पाइस और फर्नायो नूनेज़। ठीक है? उसके बाद इन्होंने कुछ आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपना योगदान दिया था जैसे कि हज़ारा रामा टेम्पल एंड वित्तला टेम्पल। नंगलापुरम की बात करें तो इन्होंने इसे कंस्ट्रक्ट किया था इन द ऑनर ऑफ हिज मदर। ठीक है? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इनके बारे में अगर आप और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है? बट मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा पढ़ने से तो मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा, है ना? अब हर एक दिन मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ जो मैं चाहता हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे आपका और मेरा जो है वो इंटरेक्शन बना रहेगा। अब देखो जरा क्या है कि ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था। ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है? बट ऐसा नहीं है हमें कुछ पढ़ना नहीं है। यहाँ से हमें 2 कीवर्ड मिलते हैं। रेओतवारी सेटलमेंट और एक मिलता है परमानेंट सेटलमेंट। आपको मुझे समझाना है रेओतवारी सेटलमेंट और परमानेंट सेटलमेंट जो है उनमें डिफरेंस क्या है? आप मुझे कहाँ पे बताएंगे? कमेंट्स में। कहाँ पे? कमेंट्स में। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन प्योरली एप्टीट्यूड से आप कर सकते हो। देखो इतना डीप में कोई नहीं पढ़ता है बट एप्टीट्यूड से क्वेश्चन किया जा सकता है। 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, सोच लो, समझ लो, फिर हम देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। चलिए। चलिए, अब देखिए यहाँ पे बोला गया देयर आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद्स। अब जिसको पैरेबल्स ही नहीं पता वो कैसे करेगा, है ना? बट जिसने भी एंशंट हिस्ट्री का लेक्चर देखा है, प्लेलिस्ट देखी है जो मैंने करवाई है, वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि मैंने बताया है उसमें कि उपनिषद तो बने ही किस चीज से है? पैरेबल से। पैरेबल्स का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी कहानियां जिससे एक लेसन या फिर मैं बोलूं एक सीख दी जा सके, उससे ही पूरे उपनिषद बने हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं कि कोई भी पैरेबल होंगे ही नहीं। इतना बड़ा उपनिषद है, क्या आपको लगता है कोई भी पैरेबल नहीं होंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बल्कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा पैरेबल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो एप्टीट्यूड से कैसे करते? एप्टीट्यूड से ऐसे ही करते, नहीं भी पता होता तब भी एप्टीट्यूड से करते कि इतना बड़ा उपनिषद है भाई साहब, उसमें पैरेबल्स ही नहीं है। पैरेबल्स का तो मतलब ही है शॉर्ट स्टोरीज़। हम तो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, हर चीज़ में कुछ ना कुछ हम पैरेबल्स देखने को मिलते हैं हमें। तो उपनिषद में क्यों नहीं होंगे? है ना? तो वैसे ही गलत हो जाता। बोला गया उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर दैन पुराण्स। ये बात एकदम ठीक है। उपनिषद जो हैं उन्हें आप देखेंगे तो ये 800 बीसीई से लेके 400 बीसीई तक लिखे गए थे।
और वहीं पे हम बात करते हैं पुराण की, तो ये तो 3rd सेंचुरी सीई ऑनवर्ड्स बनाने शुरू किए गए थे। 3rd सेंचुरी सीई से बनाने शुरू किए गए थे। ऑनवर्ड्स लिख देता हूँ, ठीक है? सी लिख लेना यहाँ पे। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अब ये कैसे आप पढ़ पाते? ये चीज़ मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर में बताई है, ठीक है? कि उपनिषद मैंने प्योरली बताया, मैंने ये भी बताया कि सबसे पहले कौन-सा आया ऋग्वेद, ठीक है? और फिर मैंने आपको पूरी क्रोनोलॉजी बनाई कि किस तरीके से सारे के सारे जो हमारे टेक्स्ट हैं हमें देखने को मिलते हैं, ये किस तरीके से और किस-किस सालों में लिखे गए। मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताया, क्योंकि मैंने देखा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो आगे क्या आ सकता है मैंने वो भी वहाँ पे बताया। तो जो भी बच्चों ने नहीं देखा है वो आप वो देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा 5 दिन के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है? अगर आप 1 लेक्चर 1 दिन में देखते हैं तो, अगर आप 2 देखते हैं तो फिर ढाई दिन में ही हो गया। अब देखो ज़रा, इसमें क्या है 2 ओनली जो है वो हमें राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो यहीं पे मैंने थोड़ा-सा और एक्सप्लेन भी कर दिया है कि आप पैरेबल्स देखो, बहुत ही फेमस पैरेबल तो ये है ना, नचिकेत एंड यामा का, ये मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर में बताया भी है ना? ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? कथा उपनिषद में। ऐसी सत्यकाम जबाला जो है, वो हमें चंदोग्या उपनिषद में देखने को मिलता है। तो ये पैरेबल्स, बहुत सारे पैरेबल्स हमें उसमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है, ठीक है? कि पुराण और उपनिषद कब-कब लिखे गए। तो इसके ऊपर बात करना फिज़ूल है अभी तो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि बिना किसी सर-पैर के पूछ लिया गया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी रीज़न है, ठीक है? इसके पीछे का रीज़न क्या है वो देख लेते हैं कि इसको एक्चुअली ना 1949 में स्टार्ट किया गया था, इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल को। अब 24 में हुआ ये कि 75 इयर्स पूरे हो गए, तो इससे क्वेश्चन बना दिया गया। बट मैं वही कहूँगा कि ऐसी चीज़ें आप कब कर पाएँगे? जब आप करंट अफ़ेयर्स के लेक्चर्स को देखेंगे, जो मैंने प्लेलिस्ट में प्रोवाइड किए हैं आपके लिए, ठीक है? और भी बहुत सारे लेक्चर्स अगले मंथ आने वाले हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको अपडेट कर दिया है, कमेंट में पिन किया हुआ है मैंने, तो जिसने भी नहीं देखा है, वो जाके देख सकता है कि अगले मंथ का हमारा शेड्यूल क्या है। चलिए, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल। क्यों नहीं होगा? कभी ये सोचना अपने मन में, क्यों नहीं होगा? जब भी ऐसा कोई चीज़ देखने को मिले कि कोई ऐसी काउंसिल है जिससे आपको लगता है कि हमारे देश को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इसके रूल्स से हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तब तक मान लेना उसमें हम हैं। यूजुअली हम किसमें नहीं होते हैं, कोई डिसआर्मामेंट से रिलेटेड ट्रीटी है जिसमें बोला गया है अपने वेपन्स को डिसआर्म करो, ऐसी जगह हम नहीं होते हैं, क्योंकि हम नहीं करने वाले, ठीक है? और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हम ऐसी जगहों पे नहीं होते, बट ग्रीन काउंसिल यार, इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल है, ठीक है? इसमें हम क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल है। A country needs to be a member of International Grain Council for exporting or importing rice and wheat। अच्छा, तो जो इसके मेंबर नहीं है वो क्या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते राइस एंड व्हीट? ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका काम तो ये है कि किस तरीके से इस एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके, ठीक है? बस ये इनका काम है। इनका कोई भी ऐसा नहीं है कि इनका मेंबर होगा तभी वो इम्पोर्ट कर सकता है या फिर एक्सपोर्ट कर सकता है राइस एंड व्हीट को। ये बात एकदम गलत है। तो वन ओनली इज़ करेक्ट। अब एप्टीट्यूड से कैसे कर सकते हो? जैसे मैंने सोचा, मैंने आपको बताया, ऐसे ही आपको सोचना है, तभी आप इसे कर सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में ना देखो, कोई सेंस ऐसा नहीं है कि ये वापस पूछ लिया जाएगा। ये इसीलिए पूछा गया था बस क्योंकि इसे 75 इयर्स पूरे हो गए थे। बट फिर भी मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड कर दिया है कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है? मेंबरशिप जो है वो मैंडेटरी नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया, नॉट मैंडेटरी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ये कोई रेगुलेटर नहीं है, बस एक फैसिलिटेटर है, हेल्प करता है कि कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है एक्सपोर्ट्स को, है ना? मार्केट कंडीशंस को मॉनिटर करता है, शेयर करता है, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है, व्हीट, मेज़, राइस एंड ऑयल सीड्स सीड्स के ट्रेंड्स को, ठीक है? ये चीज़ है जो आपको बस पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कंप्राइज़ मेजर इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, हाँ, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। बस याद रखना ग्रेन मार्केट रिपोर्ट जो है वो यही लेके आते हैं, और इतना कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। अब दिस वाज़ अ प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन। कुछ नहीं कर सकते, नहीं आता तो, ठीक है। बस मैं कहूँगा ऐसी चीज़ें, मैं करंट अफेयर्स के जो मंथली सेशंस लेता हूँ उसके पॉइंटर्स में ऐड करता हूँ। तो जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं मुझसे पीडीएफ ले लें, इसीलिए मैं कहता हूँ उन पॉइंटर्स को मैं क्लास में डिस्कस नहीं करता हूँ, बस पीडीएफ में प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है। कम से कम हर मंथ में 60 टू 65 आपको पॉइंटर्स देखने को मिलेंगे, जिससे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो,
है ना? तो ये देखो ज़रा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज़ द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को? इनमें से कौन-सा उस टाइम पर किया गया था? तो वो किया गया था गरबा डांस, ठीक है? और इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया। एज़ सच और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो इसके बारे में आप पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है? अब देखो ज़रा, आज के लिए बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे कल, और कल हम देखेंगे 75 क्वेश्चंस तक हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? फिर सैटरडे संडे ब्रेक होगा, क्योंकि आपको पता है मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस होती हैं। फिर नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।